स्वागत है। आज बात करते हैं लीडरशिप की और उस एक कला की जिसमें अच्छे अच्छे लीडर भी कभी-कभी मात खा जाते हैं, यानी प्रायोरिटीज सेट करना। हाँ, प्राथमिकताएं तय करना। हमारे पास लीडरशिप पर लिखी एक किताब का एक अध्याय है जो सिर्फ इसी गुत्थी को सुलझाने पर केंद्रित है। और आज हमारा मकसद है इस किताब में जो सिद्धांत हैं, जो कहानियां हैं, उनकी गहराई में उतरना। बिल्कुल, ये समझने के लिए कि असरदार ढंग से प्राथमिकताएं तय करना आखिर होता क्या है। सही है। चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से। अच्छा। वो एहसास जब आपके पास करने के लिए 100 काम होते हैं और आप बस जम जाते हैं। हाँ हाँ। समझ ही नहीं आता कि शुरू कहां से करें। किताब में इसे बड़ा सही नाम दिया गया है, फ्रोजन फीलिंग। फ्रोजन फीलिंग, बिल्कुल ये हम सबके साथ होता है। दिमाग बस हैंग हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने शटर डाउन कर दिया हो। जब हर तरफ से काम आ रहा हो, फोन बज रहा हो, ईमेल की बाढ़ आई हो, तो ये महसूस करना बहुत स्वाभाविक है। इंसान सोचता है मैं ये सब कैसे करूंगा, और उस चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ भी नहीं। तो इस जमे हुए एहसास से बाहर कैसे निकलें? इस किताब में एक बड़ा सिंपल सा पर कह सकते हैं जबरदस्त फ्रेमवर्क बताया गया है। हाँ, लेखक उसे 3 R's कहते हैं। 3 R's। और ये फ्रेमवर्क असल में 3 सवाल है। ओके बहुत सीधे सवाल जो हर लीडर को खुद से पूछने चाहिए। ओके। पहला R है रिक्वायरमेंट, यानी जरूरत। रिक्वायरमेंट सवाल है, मुझसे ऐसा क्या करने की उम्मीद है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। इसका सीधा मतलब है उन कामों को पहचानना जिन्हें आप किसी और को नहीं दे सकते। बिल्कुल, जो आपकी कोर जिम्मेदारी है। मतलब ये कि उन कामों में फर्क समझना जो हम कर सकते हैं और उन कामों में जो सिर्फ हमें ही करने चाहिए। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। और यहीं पे दूसरा आर आता है रिटर्न, यानी परिणाम। रिटर्न। यहाँ सवाल है, किस काम से सबसे बड़ा और सबसे अच्छा नतीजा मिलेगा? एक लीडर को अपनी ऊर्जा और समय वहीं लगाना चाहिए जहां से संगठन को सबसे ज्यादा फायदा हो। और इसी से जुड़ी किताब में 3 समस्याओं की बात भी की गई है ना? हाँ, 3 आम समस्याएं जो किसी भी कंपनी में दिखती हैं। अब्यूज, जब बहुत कम लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। डिसयूज, जब बहुत ज्यादा लोग बहुत कम काम कर रहे होते हैं। और मिसयूज, जब लोग काम तो कर रहे हैं पर गलत काम कर रहे हैं। और तीसरा आर? तीसरा आर है रिवॉर्ड, यानी पुरस्कार। रिवॉर्ड। यहाँ सवाल है, कौन सा काम मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि और खुशी देता है? अच्छा। लेखक का मानना है कि जिंदगी सिर्फ काम निपटाने के लिए बहुत छोटी है। अगर आप अपने काम से प्यार नहीं करती तो आप कभी भी अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगी। 1 मिनट। रिक्वायरमेंट और रिटर्न तो समझ में आते हैं, वो संगठन के नजरिए से हैं। लेकिन रिवॉर्ड यानी अपनी संतुष्टि, क्या एक लीडर के लिए थोड़ा स्वार्थी विचार नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है और पहली नजर में ये स्वार्थी लग सकता है, लेकिन गहराई से सोचें तो ऐसा नहीं है। कैसे? जब एक लीडर उस काम को करता है जो उसे पसंद है, तो उसकी ऊर्जा, उसका जुनून, वो पूरी टीम में फैलता है। वो ज्यादा रचनात्मक होता है, ज्यादा प्रेरित होता है। मतलब ये तीनों एक साथ काम करते हैं। एग्जैक्टली। असल सफलता तब मिलती है जब ये तीनों आर्स, जरूरत, परिणाम और पुरस्कार, आपकी ताकत के साथ एक लाइन में आ जाते हैं। अच्छा, इस रिटर्न वाले पॉइंट का एक जबरदस्त उदाहरण है वो बो जैक्सन की कहानी। हाँ, बताइए। कॉलेज फुटबॉल टीम में वो एक डिफेंसिव खिलाड़ी थे। एक मैच से ठीक पहले उनकी टीम के सारे रनिंग बैक, मतलब जो गोल करने वाले मुख्य खिलाड़ी होते हैं, वो सब घायल हो गए। हाँ, सब घायल हो गए। टीम के लिए तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। बिल्कुल। तब कोच ने बो जैक्सन से कहा, तुम्हें आज रनिंग बैक की भूमिका निभानी होगी। बो ने पहले मना कर दिया, कहा कि ये मेरा काम नहीं है। लेकिन कोच ने जोर दिया। बो ने उस जिम्मेदारी को उठाया और उस दिन ऐसा खेले कि इतिहास बन गया। अरे वाह। उन्होंने उस एक मौके को पहचाना जहां से टीम के लिए सबसे बड़ा रिटर्न मिल सकता था। यही है प्राथमिकता तय करने की कला। उस पल में टीम के लिए सबसे जरूरी काम वही था। और किताब में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि प्राथमिकताएं पत्थर की लकीर नहीं होती, वो लगातार बदलती रहती हैं। हाँ, एच रॉस पेरोट का एक कोट है, अच्छी प्राथमिकताएं हमेशा धार पर रहती हैं। धार पर रहती हैं, मतलब जो आज जरूरी है हो सकता है कल ना हो। एकदम सही। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर महीने अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें। हर महीने? हाँ, हर महीने खुद से वो 3 आर वाले सवाल पूछें। इसी से जुड़ा एक और गहरा सिद्धांत है। क्या? आप इस बात को कम नहीं आंक सकते कि व्यवहारिक रूप से लगभग हर चीज कितनी महत्वहीन है। ये तो बहुत
बहुत गहरी बात है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमारी ज्यादातर चिंताएं और काम वो असल में उतने जरूरी नहीं होते जितना हम उन्हें बना देते हैं। जैसा कि दार्शनिक विलियम जेम्स ने कहा था, बुद्धिमान होने की कला ये जानने की कला है कि क्या नजरअंदाज करना है। क्या नजरअंदाज करना है, ये बात तो मेरे दिल को छू गई। हम अपना कितना समय और ऊर्जा उन चीजों पर बर्बाद करते हैं जो कल शायद याद भी ना रहें। और इसी बात को एक समाजशास्त्री अध्ययन और भी साफ करता है। रिसर्चर्स ने 95 साल के लोगों के एक समूह से बात की। अच्छा। और उनसे पूछा, अगर आपको अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो आप क्या अलग तरीके से करेंगे? दिलचस्प, क्या जवाब मिले? 3 जवाब बार बार सामने आए। पहला, मैं और ज्यादा विचार करता। मतलब जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय चीजों पर गहराई से सोचता। सही। दूसरा, मैं और ज्यादा जोखिम लेता। सुरक्षित खेलने के बजाय बड़े सपनों का पीछा करता। बिल्कुल। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, मैं ऐसे काम और ज्यादा करता जो मेरे मरने के बाद भी जिंदा रहें। वाह, ये तो हमारे रोजमर्रा के कामों को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। मतलब क्या हमारी आज की टू डू लिस्ट में ऐसा कुछ है जो हमारे जाने के बाद भी मायने रखेगा? सोचने वाली बात है। जिंदगी के आखिर में हम बड़े कामों को याद रखते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन की जिंदगी में यही सबसे बड़ी चुनौती है ना? बिल्कुल। और यहीं पर हम उस जाल में फंसते हैं जिसे लेखक अच्छा बनाम सर्वश्रेष्ठ का जाल कहते हैं। अच्छा बनाम सर्वश्रेष्ठ। हाँ, किताब का एक सिद्धांत है, अच्छा सर्वश्रेष्ठ का दुश्मन है। ज्यादातर लोगों के लिए गलत और सही के बीच चुनना आसान होता है। हाँ। असली मुश्किल तब आती है जब हमें 2 अच्छे विकल्पों में से एक को चुनना पड़ता है। क्योंकि दोनों ही करने लायक लगते हैं। एग्जैक्टली। इसे समझाने के लिए एक युवा कॉन्सर्ट वायलिन वादक की कहानी है। जब उससे उसकी सफलता का राज पूछा गया तो उसने अपनी कामयाबी का राज एक बड़ी अजीब सी चीज को बताया। क्या? प्लान्ड निग्लेक्ट। प्लान्ड निग्लेक्ट मतलब जानबूझकर चीजों को नजरअंदाज करना। हाँ, उसका कहना था कि जब तक उसका अभ्यास, जो उसका सर्वश्रेष्ठ काम था, पूरा नहीं हो जाता, वो जानबूझकर बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर देती थी। कमरा साफ करना, बिस्तर ठीक करना, फोन कॉल्स, सब कुछ। अच्छा। वो कहती थी कि ये सब अच्छे काम है, लेकिन मेरा अभ्यास सर्वश्रेष्ठ है, और जब तक सर्वश्रेष्ठ पूरा ना हो जाए, अच्छे कामों को इंतजार करना होगा। ये कहानी असरदार तो है, पर असल दुनिया में ये बहुत मुश्किल है। जब हमारे पास 2 अच्छे विकल्प हों तो हम क्या करें? इसी सवाल का जवाब देने के लिए किताब में एक लाइट हाउस कीपर की कहानी है। लाइट हाउस कीपर। हाँ, उसका एक ही सबसे जरूरी काम था, रात में लाइट को जलाए रखना, ताकि जहाज चट्टानों से न टकराएं। कि उसके घर में ठंड है और उसे अपने परिवार को गर्म रखने के लिए थोड़ा तेल चाहिए। कीपर ने उसे तेल दे दिया। थोड़ी देर बाद एक पिता आया और बोला कि उसे अपनी गाड़ी का पहिया ठीक करने के लिए लैंप जलाने के लिए तेल चाहिए। कीपर ने उसे भी तेल दे दिया। ये सभी अच्छे काम थे ना, दूसरों की मदद करना। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ होगा। नतीजा भयानक था। रात के बीच में तेल खत्म हो गया, बत्ती बुझ गई और उस रात कई जहाज चट्टानों से टकराकर डूब गए, सैकड़ों लोग मारे गए। ओह। जब अधिकारियों ने जांच की तो उसका जवाब था कि उसने तो अच्छे कामों के लिए तेल का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे याद दिलाया गया, तुम्हें तेल सिर्फ एक मकसद के लिए दिया गया था, बत्ती को जलाए रखने के लिए। उसने अच्छे कामों के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ काम कुर्बान कर दिया। ठीक यही। ये कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। पर असल जिंदगी में उस लाइट हाउस कीपर की जगह होना कितना मुश्किल है। वो जरूरतमंद औरत या पिता को सीधे सीधे मना कैसे करता? और यही एक लीडर की असली परीक्षा है। लोगों को खुश करना एक अच्छा काम हो सकता है, लेकिन संगठन के मुख्य लक्ष्य को पूरा करना सर्वश्रेष्ठ काम है। और कभी-कभी सर्वश्रेष्ठ को हाँ कहने के लिए कई अच्छी चीजों को ना कहना पड़ता है। ना कहना सीखना पड़ता है। इसी से जुड़ी एक और बात है। किताब कहती है आप सब कुछ हासिल नहीं कर सकते। मॉन्ट ब्लांक पहाड़ पर चढ़ाई करने वाले एक समूह की कहानी है। गाइड ने सबको साफ साफ बताया कि चोटी पर पहुंचने के लिए केवल सबसे जरूरी सामान ही साथ ले जाना होगा, क्योंकि चढ़ाई बहुत मुश्किल है। सही है, वजन कम से कम रखना था। लेकिन एक अंग्रेज को यह बात समझ नहीं आई। वो अगले दिन एक भारी कंबल, पनीर के बड़े बड़े टुकड़े, शराब की एक बोतल और कई लेंस वाला एक भारी कैमरा लेकर चढ़ने लगा। पहाड़ चढ़ने जा रहा था या पिकनिक मनाने? जाहिर है उसका ये सारा सामान उसके काम नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। कुछ ही दूर चढ़ने के बाद उसका दम फूल गया। उसे रास्ते में एक एक करके अपना सारा गैर जरूरी सामान फेंकना पड़ा। तो मतलब वो बोझ बन गया। बोझ बन गया।
ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे गैर जरूरी प्राथमिकताएं हमारा बोझ बढ़ाती हैं और हमें धीमा कर देती हैं। और बहुत सारी प्राथमिकताएं हमें पंगु बना देती हैं, है ना? जी। जैसे वो फ्रोजन फीलिंग जिसकी हमने शुरू में बात की थी। हाँ बिल्कुल। और इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। लेखक एक जानवर प्रशिक्षक का उदाहरण देते हैं जो शेरों के पिंजरे में चाबुक और पिस्तौल के अलावा एक 4 पैरों वाला स्टूल भी लेकर जाता है। एक स्टूल जी। शेरों के सामने, ये तो बहुत अजीब है। प्रशिक्षक बताता है कि स्टूल उसका सबसे जरूरी औजार है। जब शेर हमला करने की कोशिश करता है तो प्रशिक्षक स्टूल के चारों पैरों को उसके चेहरे की ओर कर देता है। अच्छा। शेर एक साथ चारों पैरों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है और इस कोशिश में उसका दिमाग पूरी तरह से बट जाता है। वाह। ये भ्रम उसे कमजोर और तंगु बना देता है बट जाता और वो हमला नहीं कर पाता। तो हमारी लंबी टू डू लिस्ट भी हमारे साथ ठीक यही करती है। वो 4 पैरों वाला स्टूल है। ठीक यही। जब हमारे सामने 10 प्राथमिकताएं होती हैं हाँ। तो हमारा दिमाग भी उसी शेर की तरह पंगु हो जाता है। हम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। इसीलिए एक सच्चे लीडर को सर्वश्रेष्ठ को हाँ कहने के लिए अच्छे को ना कहना सीखना पड़ता है। सीखना ही पड़ता है। रॉबर्ट जे मैकिन का एक उदाहरण है, ज्यादातर बड़े लक्ष्य इसीलिए हासिल नहीं हो पाते क्योंकि हम अपना समय दूसरे दर्जे के काम करने में बिताते हैं। सही कहा। और जब हम छोटी छोटी दूसरे दर्जे की चीजों में उलझ जाते हैं तो इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसका एक बहुत ही सोबरिंग उदाहरण है ईस्टर्न एयरलाइंस की उस उड़ान का। ईस्टर्न एयरलाइंस की उड़ान 401 की दुखद कहानी। ये विमान न्यूयॉर्क से मियामी जा रहा था और उसमें छुट्टियां मनाने वाले यात्री भरे हुए थे। लैंडिंग से ठीक पहले पायलटों ने देखा कि लैंडिंग गियर की एक लाइट नहीं जल रही है। एक छोटी सी तकनीकी खराबी। हाँ, एक 75 सेंट का बल्ब। लेकिन अनुभवी पायलटों का पूरा दल, पायलट और फ्लाइट इंजीनियर उस एक बल्ब को ठीक करने में इतना उलझ गया कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि ऑटो पायलट बंद हो गया है और विमान धीरे धीरे नीचे जा रहा है। एक मिनट, मतलब वो एक छोटे से बल्ब के चक्कर में इतने उलझ गए कि उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि प्लेन नीचे जा रहा है। ये तो यकीन करना मुश्किल है। लेकिन यही हुआ। वे सब उस बल्ब को निकालने की कोशिश करते रहे और किसी ने भी ऊंचाई के मीटर पे नजर नहीं डाली। विमान सीधे फ्लोरिडा के दलदल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दर्जनों लोग मारे गए। हे भगवान। एक छोटी सी चीज पर ध्यान केंद्रित करने की वजह से सबसे बड़ी प्राथमिकता, विमान को सुरक्षित उड़ाना, पूरी तरह से नजरअंदाज हो गई। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। लेकिन कभी-कभी हमें अपनी प्राथमिकताएं साफ-साफ देखने के लिए दबाव की जरूरत होती है। किताब में पार्किंसंस लॉ का जिक्र है। हाँ, काम उपलब्ध समय के अनुसार फैल जाता है। ये हम सब अनुभव करते हैं ना। अगर हमारे पास एक पत्र लिखने के लिए पूरा दिन है तो हम पूरा दिन लगा देंगे, और अगर 20 पत्र लिखने हैं तो भी हम उन्हें एक दिन में लिख लेंगे। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है छुट्टी पर जाने से पहले वाला हफ्ता। हाँ। उस हफ्ते हम अचानक सुपर प्रोडक्टिव हो जाते हैं, जरूरी फोन कॉल करते हैं, डेस्क साफ करते हैं, वो सारे फैसले ले लेते हैं जो महीनों से अटके हुए थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि समय का दबाव हमें कुशल होने के बजाय असरदार होने पर मजबूर करता है। कुशल और असरदार, इसमें क्या फर्क है? एक बड़ा फर्क है। कुशलता का मतलब है चीजों को सही तरीके से करना। सरदार होने का मतलब है सही चीजें करना। संकट और समय सीमा हमें महत्वहीन कामों को छोड़कर सिर्फ सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करते हैं। टाइटैनिक की कहानी इसे बहुत बहुत मार्मिक ढंग से दर्शाती है। हाँ, टाइटैनिक। जब जहाज डूब रहा था, हाँ। तो एक महिला जिसे लाइफ बोट में जगह मिल गई थी, उसे किसी चीज के लिए अपने स्टेट रूम में वापस जाने के लिए सिर्फ 3 मिनट दिए गए। 3 मिनट। उस मंजर की कल्पना कीजिए। गलियारों में पैसे, गहने, कीमती सामान बिखरा पड़ा था, जिससे लोग जान बचाने की जल्दबाजी में छोड़ गए थे। हाँ। वो महिला उन सब चीजों के ऊपर से गुजर गई। हाँ। उसने हीरों और नोटों के ढेरों को नजरअंदाज कर दिया। और उसने क्या उठाया? क्या? सिर्फ 3 संतरे। 3 संतरे। कुछ घंटे पहले अगर कोई उसे एक छोटे से हीरे के बदले 3 संतरे देने की पेशकश करता तो वो शायद उस पर हंसती। बिल्कुल। लेकिन उस आपात स्थिति ने, उस संकट ने पल भर में स्पष्ट कर दिया कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण था। उस संकट ने उसकी प्राथमिकताओं को पूरी तरह से बदल दिया। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने 3 Rs जैसे फ्रेमवर्क को समझा, अच्छे और सर्वश्रेष्ठ के बीच के संघर्ष को देखा, और ये भी जाना कि कैसे संकट हमारी सोच को साफ कर सकता है। ये सब सिद्धांत हमें अपने काम और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। और अंत में सेनेटर पॉल सोंगास की कहानी है, जो मैसाचुसेट्स से एक उभरते हुए राजनीतिक सितारे थे। हाँ,
उन्हें राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी माना जा रहा था। बिल्कुल। फिर उन्हें पता चला कि उन्हें एक तरह का कैंसर है जिसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा। और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा की कि वो फिर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा। उन्होंने राजनीति में एक शानदार करियर की संभावना को छोड़कर अपने परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया, ताकि वो अपने बच्चों को बड़ा होता देख सकें। उन्होंने वो चुना जो उनके लिए असल में सर्वश्रेष्ठ था। हाँ। उनकी एक दोस्त ने उन्हें इस फैसले पर बधाई देते हुए एक नोट भेजा था, जिसमें लिखा था, किसी ने भी अपनी मृत्युशैया पर यह नहीं कहा, काश मैंने अपने दफ्तर में और समय बिताया होता। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सच्ची बात है। बिल्कुल। किताब में दिए गए ज्यादातर सिद्धांत हमें ये सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी टू डू लिस्ट को कैसे प्राथमिकता दें। लेकिन 95 साल के लोगों की वो कहानी, वो एक और आयाम की ओर इशारा करती है कि हमें क्या होना चाहिए। हाँ, ये एक अलग नजरिया है। तो सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक विचार ये है, सिर्फ अपने कामों को प्राथमिकता देने के अलावा हम अपने जीवन में होने के तरीकों को कैसे प्राथमिकता दे सकते हैं, जैसे कि ज्यादा विचारशील होना या ज्यादा साहसी होना, या एक ऐसी विरासत बनाना जो हमारे बाद भी जिंदा रहे।